का म्यूचुअल फंड वाला टॉपिक। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनेंशियल मतलब इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम बोलते हैं फिनेंशियल मार्केट में फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात, तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे हम अपने पैसे को सेव कर सकते हैं बहुत इजीली। और म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है वो हमारे पैसे का क्या करती है, वो डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में वो पैसे को लगाती हैं। इंडस्ट्रीज को म्यूचुअल फंड हमें पैसे कहाँ से देंगी? म्यूचुअल फंड मुझे जो रिटर्न देंगी, म्यूचुअल फंड विल डेफिनेटली इन्वेस्ट इन सम कंपनीज। वो कंपनीज में इन्वेस्ट करती है ना, और वहां से पैसे कंपनीज वाले लोग देते हैं म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे को रिटर्न करती है। इस तरीके से म्यूचुअल फंड जो है एक मतलब क्या है, जैसे मैं कैपिटल मार्केट में पैसे लगाने चाहूँ, शेयर मार्केट में पैसा लगाने चाहूँ, तो उसमें दिक्कत हो जाती है ना। मैं शेयर मार्केट में अगर पैसे लगाती हूँ तो आई एम नॉट एन एक्टिव इन्वेस्टर। मैं हर समय देख नहीं सकती कि काम चल रहा है नहीं चल रहा है, कितना शेयर, कितना दाम उठ रहा है गिर रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इसी वजह से क्या होता है, अगर मैं म्यूचुअल फंड में लगाती हूँ पैसे, तो वहाँ एक्टिव मैनेजर होता है, म्यूचुअल फंड का पूरा टीम होता है जो पूरा इसी चीज को लेकर काम करे, कौन से कंपनी में पैसे लगाने हैं, डेट में लगाने, इक्विटी में लगा रहे हैं। तो इसमें हमारे लिए सुविधा होती है, हमें ध्यान नहीं रखना होता है। इसी वजह से हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं। बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड में लगाना क्यों सेफ है, क्योंकि यू आर नॉट पुटिंग ऑल द एग्स इन दिस सिंगल बास्केट। आप कैपिटल मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में लगा रहे हो। Mutual funds mobilize funds from various categories of investors and channel them into productive investment. Mutual fund क्या करती है, आपके जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पैसे जो है डिफरेंट जगह से वो पूल कर रही है और फिर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगा रही है। Apart from UTI, mutual funds sponsored by various banks, subsidiaries, insurance organization, private sector financial institution, development finance institution, and foreign institutional investors have come up. These mutual funds operate within the framework of SEBI regulation, which prescribe the mechanism for setting up of a mutual fund. अभी देखिए काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितना तरह का है? एक है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी टर्म ऑफ द फंड। इसमें एक होता है ओपन एंडेड फंड, एक होता है क्लोज एंडेड फंड। देखिए आप लोग ये पॉइंट को नोट डाउन करते जाइए। ओपन एंडेड फंड मैंने बेस्ड ऑन द टर्म ऑफ द फंड, एक है ओपन एंडेड फंड, एक है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मतलब इसका कोई ड्यूरेशन का कुछ ठीक नहीं है, कितने दिन के लिए, ये ओपन एंडेड है, आपने लगाया है, जब तक आप पैसे नहीं उठाते हो तब तक के लिए वो लगा हुआ। और क्लोज एंडेड मतलब क्या होता है कि इसका एक टेन्योर फिक्स्ड है, क्या 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, इसका ड्यूरेशन जो है फिक्स्ड है, दैट इज कॉल्ड क्लोज एंडेड फंड। अभी आ गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जब हम पैसे लगाते हैं, इसमें क्या होता है, एक होता है इनकम फंड। इनकम फंड का एक होता है ग्रोथ फंड, एक होता है इनकम फंड, एक होता है बैलेंस फंड। क्या क्या हुआ, ग्रोथ फंड, इनकम फंड, बैलेंस फंड। अभी देखिए और स्पेशलाइज्ड फंड भी एक होता है ग्रोथ। अभी देखिए ग्रोथ फंड क्या होता है, जब आपने पैसे लगाए हैं और वो पैसे आपको मैंने डबल करने हैं, ट्रिपल करने हैं, इस तरीके का ग्रोथ फंड उसको बोलते हैं। जैसे आपने पैसे लगाए हैं और आपकी इच्छा है कि वो पैसा 10 साल बाद 20 मैंने डबल हो जाए, या इस तरीके का हो जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। हम लोग पैसे रखते हैं ना कि लंबे टाइम के लिए, उसको बोलते हैं ग्रोथ फंड। जैसे मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखे, अभी मैंने पैसे रख दिए, वो लंबा टाइम के लिए पैसा जो है वो रहेगा और वो डबल होगा या एटलीस्ट 10% राइज होगा, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ फंड। पैसा ग्रो कर रहा है, हम पैसा क्यों लगा रहे हैं, इन ऑर्डर टू ग्रो, राइट, उसको बोलते हैं ग्रोथ फंड। एक होता है अवर इनकम फंड। अभी इनकम फंड किसको बोलते हैं, इनकम फंड का मतलब होता है एक स्पेशलाइज्ड फंड जहाँ पर हम जैसे हम चाहते हैं कि मेरा रिटायरमेंट के बाद मुझे पैसे आते रहे कुछ, हम चाह रहे हैं कि मेरी रिटायरमेंट के बाद हमें पैसा रेगुलर एक मंथली इनकम आती रहे। सबकी इच्छा होती है LIC में लगाते हैं या MIS स्कीम में लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इनकम फंड, जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक रेगुलर इनकम आते रहे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है बैलेंस फंड। मतलब हमारी इच्छा हो ही सकती है कि हमारे पास एक बैलेंस फंड आए कि ग्रो भी पैसा, कुछ पैसा ग्रो करे और कुछ पैसा जो है हमारा ये आए, क्या बोलते हैं,
मंथली इनकम के रूप में आए, उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस फंड। मतलब बैलेंस फंड में क्या हो रहा है, आपका ग्रो भी कर रहा है पैसा, और पैसा मंथली एक रेगुलर इनकम भी दे रहा है, इस तरीके का, उसको बोलते हैं बैलेंस फंड। ठीक है, अभी आ गया हमारा स्पेशलाइज्ड फंड। स्पेशलाइज्ड फंड मतलब क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फंड एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ मार्केट में लगाया जाता है। जैसे मेरी इच्छा है कि हम ये क्या बोलते हैं, आयरन इंडस्ट्रीज में पैसे लगाएं, गोल्ड इंडस्ट्रीज में पैसे लगाएं। तो जब हमारी इच्छा होती है कुछ स्पेशलिटी सेक्टर में पैसे को लगाना है, उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड फंड्स। ठीक है, तो हमने कितना तरह का फंड पढ़ा, ऊपर में हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ऑफ द फंड पढ़ा, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड। फिर बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हमने कितना तरह का पढ़ा, इन ग्रोथ फंड, इनकम फंड, बैलेंस्ड फंड एंड स्पेशलाइज्ड फंड। ठीक है, internationally there is also a category of fund that invest in portfolio of other mutual fund। such funds are called multi fund। एक होता है मल्टी फंड, मतलब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जगह पर वो पैसे इन्वेस्ट करता है। अभी आ गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स कैसे हैं, जैसे मैं एक यंग इन्वेस्टर हूँ, कोई एकदम मेच्योर्ड इन्वेस्टर है, मे बी ही इज ऑफ 50 years एज, कोई उससे थोड़ा कम है जैसे 20 years, कोई यंग है एकदम, वो पैसे लगा रहा है। तो हर कोई का अपना अपना एक लॉजिक होता है, अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है, तो इन्वेस्टर्स भी उस हिसाब से होते हैं। मतलब किस तरीके का आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, हर इन्वेस्टर का अपना अपना प्रोफाइल होता है। कोई पेंशन के लिए पैसा लगा रहा है, कोई इनकम के लिए लगा रहा है, कोई घूमने फिरने के लिए पैसे जमा कर रहा है, हर कोई का अपना अपना फंड है। तो अभी इसमें क्या होता है, एक होता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फंड, एक होता है पैसिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट मतलब क्या, आप टोटली सारी इंफॉर्मेशन, एक्टिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है एवरी टाइम ही इज अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग देयर, क्या चीज चल रही है, कैसा मैनेजमेंट हो रहा है, सारा सिक्योरिटी का, शेयर्स का सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है कि सिक्योरिटीज ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इस तरीके से ही इज गेटिंग एवरी अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑन दिस। इसमें बहुत ज़्यादा हैवी कॉस्ट होता है। ये जो एक्टिव मैनेजमेंट होता है इट इंटेल्स अ हैवी कॉस्ट, उसमें हैवी कॉस्ट स्कीम पे दिया जाता है। फंड दैट मैनेज देयर कॉर्पस एक्टिविटीज एक्टिवली आर कॉल्ड मैनेज्ड फंड। ये जो फंड मैनेज हो रहा है एक्टिव मैनेजमेंट में, इसको बोलते हैं मैनेज्ड फंड। ऑन द अदर हैंड पैसिव मैनेजमेंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ अ मार्केट इंडेक्स। पैसिव मैनेजमेंट, पैसिव का मतलब ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ये बस ओवरऑल देख के मार्केट इंडेक्स किस तरीके का जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इस तरीके से पैसिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैसिव मैनेजमेंट। आफ्टर एन इंडेक्स मतलब यहाँ पे मार्केट इंडेक्स को सिलेक्ट करके, भाई ये मार्केट इंडेक्स क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ शेयर्स, उसको बोलते हैं मार्केट इंडेक्स। ठीक है, no further transaction is carried out and these securities are held till a need to liquidate the corpus arise. If a part of the corpus is required to be liquidated for redemption purposes, it is liquidated in the same proportion in which the securities are held. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोड। अभी लोड के हिसाब से देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड में दो तरह का कॉस्ट इनकर होता है, एक होता है मार्केटिंग कॉस्ट, एक होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द स्कीम आर चार्ज टू द स्कीम्स अर्निंग, द मार्केटिंग कॉस्ट मे नॉट बी सो चार्ज। देखिए मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट तो सब में ही चार्ज होता है, बट ये जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो हो सकता है चार्ज हो या नहीं हो। किसी फंड में चार्ज होता है, उसको बोलते हैं लोड फंड, और कोई फंड में चार्ज नहीं, म्यूचुअल फंड में चार्ज नहीं करते, इसको बोलते हैं नो लोड फंड। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट सब में चार्ज होगा, ऑपरेट करने का खर्चा, बट जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो सब म्यूचुअल फंड में चार्ज नहीं होता। जिस म्यूचुअल फंड में चार्ज होता है उसको बोलते हैं लोड फंड, जिस म्यूचुअल फंड में चार्ज नहीं होता है उसको बोलते हैं नो लोड फंड। ठीक है, लोड फंड जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है फ्रंट लोड, एक होता है बैक लोड। फ्रंट लोड मतलब जब आप म्यूचुअल फंड के फॉर्म्स वगैरह साइन कर रहे हो, जब आप ज्वाइन कर रहे हो फंड में, तभी आपका खर्चा लग गया, दैट इज कॉल्ड लोड फंड। ठीक है, फ्रंट लोड। और बैक लोड मतलब क्या होता है, जब आप पैसे उठा रहे हो एकदम बाद में, लास्ट में म्यूचुअल फंड के पैसे उठा रहे हो, तब आपका पैसा उठाने के टाइम पैसा लग रहा है, उसको बोलते हैं बैक लोड।
देखिए पेज नंबर 26 27 इसको पूरा अंडरलाइन करके अच्छे से आप लोग लिख के आप लोग पढ़ना। इसमें कितना तरह का फंड अभी तक मैंने पढ़ाया है देख नहीं पाओगे क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, आप लोग अपने पेज में आप लोग अपने बुक में बिजनेस लॉ ब्लॉक 2 पेज नंबर 26 27 इसमें आप लोग अच्छे से अंडरलाइन करके इसको लिख लेना है आप लोग को। मैं एक बार रिवीजन कर दे रही हूँ क्या क्या मैंने पढ़ाया। फंड कौन कौन सा, ओपन एंडेड फंड, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, ग्रोथ फंड, इनकम फंड, बैलेंस फंड, स्पेशलाइज्ड फंड एंड मल्टी फंड। इसके बाद है एक्टिव मैनेजमेंट, पैसिव मैनेजमेंट एंड देन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोड, दैट इज लोड फंड, नो लोड फंड। फिर लोड में भी दो तरह का है, फ्रंट लोड एंड बैक लोड, ठीक है। अभी इसके बाद आ गया एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। एडवांटेजेस क्या है म्यूचुअल फंड का, सिंपल सी बात है, आप आराम से अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगा रहे हो। आई ऑलरेडी टोल्ड दैट यू आर नॉट पुटिंग ऑल योर मनी इन अ सिंगल बास्केट, दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है ना, यू आर डाइवर्सिफाइंग योर इन्वेस्टमेंट इनटू डिफरेंट जोन। सो इसमें क्या हो रहा है, आपका रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल चेंज हो रहा है और द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ म्यूचुअल फंड are usually very large. The large volume of transaction attract lower brokerage commission and other cost also. म्यूचुअल फंड में खर्च भी आपका कम होता है, ये जो टैक्स वगैरह ना वो भी कम लगता है। Disadvantages of mutual fund. Investments in mutual fund has disadvantage as well. For one, the investors cannot choose the security they want to invest in. म्यूचुअल फंड में आपका अपने हिसाब से आप नहीं चूज कर सकते ना, इस शेयर में लगा दो, शेयर में लगा दो, वो अपने कंपनी अपने हिसाब से लगाएंगी। अभी आ गया वेंचर कैपिटल। व्हाट इज वेंचर कैपिटल? वेंचर कैपिटल मतलब आप ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंसिंग कर रहे हो प्राइवेटली और थ्रू एन इंस्टीट्यूशन टू ऑफर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैपिटल थ्रू इक्विटी परचेज एंड डेट ऑफरिंग। क्या हो रहा है, इक्विटी हो, डेट हो या प्राइवेट फाइनेंसिंग हो रही है, कोई कंपनी आप चला रहे हो उसमें आपको प्राइवेट फाइनेंसिंग की जरूरत हो रही है, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का डेफिनेशन पढ़ना है और वेंचर कैपिटल का जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इट इज आइदर इक्विटी और क्वाजी इक्विटी इन्वेस्टमेंट। क्वाजी वर्ड जब भी ऐड होता है इसका मतलब होता है उसके जैसा, ठीक है। तो आइदर इक्विटी मतलब इक्विटी एकदम शेयर वाला, शेयर बेच के, और क्वाजी इक्विटी मतलब इक्विटी जैसा। It is a long-term investment and it is an active form of investment. In a venture capital fund, the investor assumes risk and there is no security for investment made by the investor. यहाँ पे रिस्क तो है ही और कोई सिक्योरिटी नहीं कि आपके पैसे कब मिलेगा नहीं मिलेगा इस टाइप का। अब आ गया पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या है? पब्लिक डिपॉजिट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 45(1)(b) of the RBI Act is money received by way of deposit or loan or in any other form excluding certain specified item. The section also provide the list of items that are to be excluded from being considered as public deposit. Another major regulation that has been brought about by the NBFC's public deposit direction is the linking of the NBFC's credit rating to the acceptance of public deposit. ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, देखिए ये जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे डिपॉजिट्स को लेकर, मतलब कोई बैंक पैसा डिपॉजिट लेगा या कोई पब्लिक इशू करेगा, जो भी हो उसमें आरबीआई का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आरबीआई ने अपने गाइडलाइंस दिए हैं एनबीएफसी को, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को। एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट्स डायरेक्शन इज द लिंकिंग ऑफ एनबीएफसी क्रेडिट रेटिंग। तो एनबीएफसी पैसे मार्केट से उठा सकती है पब्लिक डिपॉजिट, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट रेटिंग कि कंपनीज को क्रेडिट रेटिंग कैसी दी गई है। जिस एनबीएफसी को अच्छी क्रेडिट रेटिंग दी गई होगी वो ज़्यादा पैसे उठा सकते हैं, जिसको नहीं दी गई है वो नहीं उठा सकते। जैसे दिया गया है, दस एन एनबीएफसी will be allowed to accept public deposit if it has a minimum net owned fund of 25 lakh but less than 200 lakh. It has a minimum investment grade to other specified credit rating for FDs from any one of the approved credit rating agencies at least once in a year and it has compiled with all the prudential norms. इंश्योरेंस, आप लोगों को इंश्योरेंस का मतलब पता है, सिंपल सी बात है। इंश्योरेंस मीन्स इंडेमनीफाइंग अगेंस्ट रिस्क और लॉस, और यहाँ पर कुछ पढ़ना नहीं है। टर्मिनोलॉजी जैसे आपका पीछे पेज में है इंश्योरेंस के बारे में,
पॉलिसी किसको बोलते हैं, जो हम लोग का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसको पॉलिसी बोलते हैं। प्रीमियम जो हम लोग पैसे देते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ना है, पॉलिसी का, प्रीमियम का। उसके बाद है सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड इज द अमाउंट दैट इज प्रोमिस्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन केस ऑफ क्लेम आइदर बाय मैच्योरिटी और बाय लॉस टू द इंश्योर्ड सब्जेक्ट। अभी आ गया सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू मतलब अगर आप सरेंडर करते हो उसको बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ, एक होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मतलब दैट इज मेनली एन एश्योरेंस आपको दिया जाता है कि क्योंकि आदमी के लाइफ का कोई ये नहीं है। इंश्योरेंस में दे आर वुल लाइफ पॉलिसी अमाउंट पेएबल इन द इवेंट ऑफ डेथ एंड एंडोमेंट पॉलिसी अमाउंट पेएबल एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और डेथ विच एवर इज अर्लियर, उसको बोलता है एंडोमेंट पॉलिसी। अभी एक हो गया जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इज जनरल इंश्योरेंस। अभी आ गया इंश्योरेंस ऑफ इंटरेस्ट। हेलो हाँ बोलो। हेलो कौन सा ब्लॉग बना रहे हो, कौन सा चैप्टर? ये फिनेंशियल इन्वायरमेंट है, पेज नंबर अभी चल रहा है 31, ब्लॉक 2 ठीक है मैम, पेज नंबर 31। ठीक है मैम। Insurance of interest. The classification comprises mainly the fidelity guarantee insurance and the guarantee insurance. Fidelity insurance covers loss of fidelity of an employee in the company. मतलब क्या है, कोई एम्प्लॉय अगर नौकरी कर रहा है कंपनी में तो कंपनी ही ये इंश्योरेंस करा देती है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ उसको या आदमी का हाथ पांव टूट गया, मर गया, कुछ हुआ तो वो कवर करता है। गारंटी इंश्योरेंस कवर्स लॉस बाय प्रोवाइडिंग ऑफ गारंटी on product offered by the company that is getting such insurance. अभी insurance of liability, public that is third party liability insurance, product liability insurance and professional indemnities fall under this classification. All risk arising out of performance of one's own duty or mistake and the effect of such mistake to other, the damage thereof insured by liability insurance, जिसमें insurance covers any unforeseen। देखिए इंश्योरेंस ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये ऊपर वाला इंटरेस्ट में क्या था कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस करवाया। तो अगर एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है, तो सपोज हाथ पांव टूट गया, बीमार हो गया, मर गया, कुछ हुआ तो इंटरेस्ट इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए पैसे देगी। और इंश्योरेंस ऑफ लायबिलिटी में क्या होता है, अगर कोई आग लग गया जैसे इंश्योरेंस मैंने कंपनी में, तो इट्स लाइक फायर इंश्योरेंस, तो दैट इज इंश्योरेंस ऑफ लायबिलिटी। फिनेंशियल इंक्लूजन। स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैम। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज इनिशिएटेड ऑन 15 अगस्त। देखिए ये वाला जो है ना फिनेंशियल इंक्लूजन, ये नया टॉपिक है। फिनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या कि जितने भी लोग हैं जो छूट गए थे, जिन लोग फिनेंशियल सेक्टर्स में कवर्ड नहीं थे, सब कोई को इंक्लूड किया गया। Of the 24.67 crore households in the country 2011 census, 10.19 crore did not have access to banking services। मतलब आधी पॉपुलेशन के पास फिनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज नहीं थी एज ऑन 2011 की बात है ये। मतलब टोटल हाउस होल्ड है 24.67 करोड़, जिसमें 10.19 करोड़ मतलब आधी पॉपुलेशन के पास हमारे कंट्री की बैंकिंग सर्विसेज नहीं थी। In rural areas, 44% households and in urban areas, 33% still do not have a bank account. Financial inclusion will address this anomaly. Financial inclusion मतलब उन लोग को financial sector में directly लाना। The Committee on Financial Inclusion, headed by Chairman Dr. C. Rangarajan, defined financial inclusion as the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as weaker section and low income groups at an affordable cost। फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या हुआ, सबको का अपना अपना बैंकिंग सर्विसेज सबको को दी गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में घुसाया गया उन लोग को और सस्ते में लोन वगैरह की सुविधा दी गई। फाइनेंशियल इंक्लूजन रेफर्स टू यूनिवर्सल एक्सेस to wide range of financial services at reasonable cost. Services includes banking product and other financial services such as insurance and equity product. Financial inclusion broadens the resource base of the financial system। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना हुआ, इसमें क्या हुआ 15 अगस्त 2014 में ये स्टार्टेड हुआ। स्टार्टिंग
new plan of action by opening bank account for all covered under financial inclusion definition. The result was very encouraging. Actually क्या हुआ, जितने लोग जिनका बैंक अकाउंट नहीं था सबको का बैंक अकाउंट खोला गया, तो इससे फायदा क्या हुआ, अभी हर कोई को आधार के संग लिंक कर दिया गया, तो गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडीज है आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जा रही हैं, कोई भी बीच में इंटरमीडियरीज नहीं है, और सबको अपने स्मॉल स्मॉल सेविंग भी बैंक में रखने लगे, 10,000 20,000 5,000 वॉट एवर अमाउंट स्मॉल भी सेविंग को रख रहे हैं बैंक में। तो जब छोटी छोटी सेविंग भी बैंक में रखी जा रही है तो इससे इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आ रहा है, राइट। बैंकिंग में, बैंकिंग का मतलब क्या है, देखिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम वर्क्स अंडर द लिमिटेशन दैट गोज विद पब्लिक ओनरशिप एंड सोशल कंट्रोल। इंडियन जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग का मतलब कि हम लोग बैंक में पैसे रखते हैं, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ऑपरेट करता है। व्हाई डज इट ऑपरेट, उसका मेन मोटिव है कि हमारे पैसे को लेकर इकोनॉमी में यूटिलाइज करना। देखिए अब इसमें थियोरेटिकल बेसिस ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन है, जिसमें एक है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब इकोनॉमी में कितने पैसे की अवेलेबिलिटी है। इकोनॉमिक्स में भी आपने ये पढ़ा होगा, सेम चीज यहाँ पर है। जैसे बैंक को, हर बैंक को आरबीआई के नियम के हिसाब से, आरबीआई क्या होता है, गाइडलाइंस देता है हर बैंक को कि भाई आपको अपने सीआरआर इतने मेंटेन करने हैं, एसएलआर इतने मेंटेन करने हैं। सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो हर कंपनी को, हर बैंक को on the daily basis of RBI's recommendation, every bank need to maintain CRR and SLR। वो मेंटेन करती है। क्यों मेंटेन करती है, सिंपल सी बात है, उससे कंट्रोल रहता है कि इकोनॉमी में कितने पैसे फ्लो करने हैं। CRR और SLR अगर टाइट है, अगर ज़्यादा हाई है, देखिए रेट्स अगर ज़्यादा हाई रहेंगे मार्केट में पैसे का फ्लो कम रहेगा, अगर रेट्स कम रहेंगे तो मार्केट में पैसा का फ्लो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है। अब आ गया शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक मतलब अकॉर्डिंग टू सेकेंड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज that must have paid up capital and reserve of not less than 5 lakh. It must also satisfy RBI that its affairs are not conducted in a manner detrimental to the interest of its depositor। मतलब RBI के नियम के अनुसार आपको चलना है। Nationalization of bank, the government of India under the Prime Minister Mrs. Indira Gandhi nationalized 14 banks on 19 July 1969. All commercial banks with a deposit base of over 50 crore were nationalized. The second stage of bank nationalization took place in April 1980 when 6 more banks were nationalized. One of the nationalized bank, New Bank of India, was merged with Punjab National Bank in 1993. मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनलाइजेशन, आप लोग को ये पढ़ना है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन क्या था, रिमूवल ऑफ कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम बाय फ्यू मार्केट प्लेयर। पहले बहुत सिर्फ मार्केट प्लेयर जो थे प्राइवेट थे, सारे मार्केट प्लेयर जो प्राइवेट थे, तो प्राइवेट में पैसा बहुत ज़्यादा ही इधर उधर हो जाता था, उसको हटाना था। फैसिलिटेट स्मूथ एंड एडुकेट एंड प्राइवेटाइजिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू एग्रीकल्चर, small industry and export, to bring professionalism to bank management and expansion of branch network, to encourage of new classes of entrepreneurs, encouraging SSI, that is small scale investors, the provisions of adequate training as well as reasonable terms of service for bank staff, privatization of bank, प्राइवेटाइजेशन मतलब अब कुछ बैंक्स प्राइवेटाइजेशन भी होने लगा। recognizing the need to introduce greater competition in the Indian banking system, which can lead to greater productivity and efficiency, the RBI allowed the entry of new private sector bank. While permitting the new private sector bank, RBI set out that they should promote the underlying goals of the financial sector reform, be financially viable, result in upgradation of technology in the banking sector, avoid shortcomings such as unfair। देखिए प्राइवेटाइजेशन क्यों होने लगा, क्योंकि नेशनलाइज बैंक बहुत लिमिटेड थे, तो उसमें कंपटीशन बहुत कम हो रहा था, इसके कारण प्राइवेटाइजेशन किया गया बैंक्स को। जैसे कंपटीशन ज़्यादा होने से लोगों को सर्विस अच्छी मिलती है। ब्रांच बैंकिंग मतलब the phenomena of branch banking has aggravated the problem of organizational and operational efficiency in the banking system। ब्रांच, छोटे छोटे ब्रांच बहुत ज़्यादा थे,
Some banks in India were operating inefficiently due to their large scale. कुछ बैंक का इतना सारा ब्रांच होता था कि उनके अंदर इनएफिशिएंसी आ गई थी, क्योंकि एक ब्रांच सेटअप करना, उसका खर्चे मेंटेन करना. Unit banking. In branch banking, a single bank accepts deposit through its branches at one or more locations in the same city. On the other hand, a unit banking system, the bank conducts its overall operation from a single office. Unit banks are found to be compact in size, facilitating cutting of red tape, promoting good rapport between staff and management, motivating staff and giving better services. क्या है, पहले बैंकिंग का अलग अलग बहुत सारा ब्रांच, बैंकिंग में बहुत सारे ब्रांचेस ओपन करने होते थे. अब यूनिट बैंकिंग में क्या हो रहा है, एक ही ब्रांच हो रहा है जो बहुत सारी कंट्रोल, सारी एफिशिएंसी उसमें है, और छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स हैं, वो हैंडल कर रहे हैं डायरेक्टली कंज्यूमर्स को. आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ये मेनली रूरल बैंक्स हैं. यहाँ पे इतना कुछ पढ़ना नहीं है. यहाँ शेयर कैपिटल, the idea was developed to rural economy. देखिए, ये जो आरआरबी डेवलप हुआ था, the idea was to develop the rural economy and to create a supplementary channel to the corporate credit structure to enlarge institutional credit for the rural and agricultural sector. Local area bank with a lab is expected to bridge the gaps in credit availability and enhance the institutional credit framework in rural and semi-urban areas. ये जो लोकल एरिया बैंक्स थे, ये मेनली अर्बन और रूरल को जोड़ते थे, कनेक्ट करते थे. बैंकिंग प्रोडक्ट्स. अब बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होता है, एक होता है डिपॉजिट्स, जो होता है ना फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह, आप लोग पैसे लगाते हो. एक होता है कॉल डिपॉजिट, एक होता है फिक्स डिपॉजिट, जिसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं. कॉल डिपॉजिट जो हम लोग सेविंग अकाउंट में रखते हैं उसको बोलते हैं कॉल डिपॉजिट, और टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट जो होता है, मतलब आप फिक्स रख रहे हो फॉर अ फिक्स टेन्योर, उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट. अभी देख, बैंक क्रेडिट. बैंक कितने तरह का क्रेडिट देती है, टाइप्स ऑफ क्रेडिट सिर्फ आप लोग सुन लो, मैं बता दे रही हूँ. लोन देती है बैंक, बहुत सारे लोन देती है ना, तरह तरह के, ठीक है. ओवरड्राफ्ट देती है, डिमांड लोन देती है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड कमर्शियल बिल्स. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन. The Reserve Bank of India is entrusted with the responsibility of regulating and supervising the non-banking financial company by virtue of powers vested in Chapter 3B of the Reserve Bank of India Act 1934. A NBFC company is a company registered under the Companies Act 1956, engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares or stocks or bonds, debentures, securities issued by government or local authority or other marketable securities of a like nature. NBFC भी normal banks जैसा ही होता है, but it is not a bank. According to RBI Act 1934, a non-banking financial company can commence or carry on business of a NBFC without obtaining a certificate registration from bank and without having a net owned fund of 2 crore. However, in terms of the powers given to the bank to obey dual regulation, certain categories of NBFCs which are regulated by other regulators are exempted from the requirement of registration with RBI. NBFCs, RBI के एक्ट में NBFCs को बहुत छूट दी गई है जिनका नेट ओन फंड 2 करोड़ या उससे ज़्यादा है. All NBFCs are not entitled to accept public deposit. NBFCs are not entitled, all are not entitled to accept public deposit. There is a ceiling on acceptance of public deposits authorized to accept deposits. An NBFC maintaining required minimum NOF, net operating fund, capital to risk asset ratio, CRAR, capital to risk asset ratio, and complying with the prudential norm can accept public deposit, and this limits change from time to time. मतलब हर NBFC पब्लिक डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बट कुछ कुछ जो वो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो मेंटेन कर रहे हैं, दिस इज गिवन बाय आरबीआई. जैसे हर बैंक को CRR SLR मेंटेन करना होता है, वैसे NBFCs को भी CRAR मेंटेन करना होता है, दैट इज कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो. NBFCs are allowed to accept or renew public deposit for a minimum period of 12 months and maximum period of 60 months. They cannot accept deposit repayable on demand. मतलब होता है ना NBFCs repayable on demand.
जब जरूरत है मैंने पैसे उठा लिए, ऐसा वाला डिपॉजिट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं तो वो बैंक की हो जाएगा ना फिर। There are two sets of direction issued by RBI, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल इन्वायरमेंट चैप्टर जो है ये खत्म हुआ आप लोग का।